नमस्कार दोस्तों, आपके सामने पेश है मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी बड़े भाई साहब। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इस भावना की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। मैं छोटा था, वो बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वे 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। वो स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताबें खोले बैठे रहते, और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते थे। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते, कभी शब्द रचना करते जिसका ना कोई अर्थ होता और ना कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने एक इबारत देखी, स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल दरअसल, भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुक्त राधे श्याम, 1 घंटे तक। इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस न हुआ। वे 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही मैं हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता। कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल जाए तो पूछना ही क्या। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वो रौद्र रूप देख के प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल ये होता, कहां थे? इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं तो ऐरा गहरा नत्थु खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहां रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं, खून जलाना पड़ता है, तब कहीं जाके ये विद्या आती है। और आती क्या है? हाँ, कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूं, तुम कितने घोंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूं ये तो तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, तुमने मुझे कभी वहां जाते देखा है? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास तक नहीं भटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूं। उस पर भी एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल तक पढ़ा रहता हूं। और फिर तुम कैसे आशा करते हो कि यूं खेल कूद में वक्त गवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2-3 साल लगते हैं। तुम उम्र भर इसी दर्जे में सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इसी तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सहे? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुखित बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता, और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता कि क्यों ना घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें क्यों हाथ डालकर अपनी जिंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन इतनी मेहनत, मुझे तो चक्कर ही आ जाया करता था। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए
कोई स्कीम तैयार किए, काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेल कूद के लिए वक्त बिल्कुल ना होता था। प्रातःकाल उठना, 6 बजे मुंह हाथ धोकर नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 बजे तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 बजे तक इतिहास, फिर भोजन और फिर स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस आकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना, 6:30 से 7 बजे तक अंग्रेजी कॉम्पोजिशन, फिर भोजन और फिर 9 से 10 बजे तक हिंदी और 10 से 11 तक विविध विषय और फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती थी। मैदान की वो सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के वो दाव भात, वॉलीबॉल की वो तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से मैदान की ओर खींच ले जाती, और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वो जानलेवा टाइम टेबल, वो आंख फोड़ पुस्तकें किसी की याद ना रहती, और भाई साहब को नसीहत और फजीहत करने का अवसर मिल जाता। मैं उनके साए से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर ना हो। पर उनकी नजर मेरे ऊपर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी सी तलवार लटकती मालूम होती, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। मैं फटकार और गुड़खियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर पाता। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों लूं। आपकी वो घोर तपस्या कहां गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूं। लेकिन वो इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, मुझे अपने पर कुछ अभिमान हुआ और आत्मविश्वास भी बढ़ा। भाई साहब का विरोध मुझ पर न रहा। आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा, दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर फजीहत की तो मैं साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया? मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जबान से ये हिकड़ी जताने का साहस न होने पर मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब को वहां तक मुझ पर नहीं था। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी, और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा, तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूं इस साल पास हो गए हो, दर्जे में अव्वल आ गए हो, तो तुम्हें दिमाग हो गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़ों बड़ों का नहीं रहा, तो तुम्हारी क्या हस्ती है? इतिहास में रावण का हाल तो पड़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उद्देश्य लिया? ये यूं ही पढ़ गए। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। संसार के सभी मणि उसे कर देते थे, बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे, आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी न बचा। इसलिए आदमी और जो कुकर्म चाहे करे, पर अभिमान न करे, इतराए नहीं। अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया। शैतान का भी हार पड़ा होगा। उसे एक बार अभिमान हुआ कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नर्क में धकेल दिया गया। और तुमने तो अभी केवल निचला दर्जा पास किया है और अभी तुम्हारा सिर फिर गया। तब तो तुम आगे बढ़ चुके। ये सफलता केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडे में अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वो है जिसका कोई निशाना खाली न जाए। मेरे फेल होने पर मत जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। चपल ज़ेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा।
बादशाहों के नाम याद रखना क्या आसान समझते हो? अरे 8-8 तो हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या ये याद रखना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब, सफा चट। सिफर भी ना मिलेगा, सिफर भी। अरे हो किस ख्याल में? दर्जनों जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम्स हुए हैं, कौड़ियों चार्ल्स हुए हैं। दिमाग चक्कर खाने लगता है, अंधिया रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी ना जुड़ते थे। एक ही नाम के पीछे दोयम, सोयम, चहरूम, पंचूम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। और ज्योमेट्री, ज्योमेट्री तो बस खुदा की बना। अब आपने अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। आपने दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? मगर नहीं, इन प्रशिक्षकों को क्या परवाह। ये तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है और चाहते हैं कि लड़के इसका अक्षर अक्षर रट डालें, और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसर पैर की बातों को पढ़ने से मतलब, इस रेखा पर लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा। पूछिए इससे प्रयोजन, दुगना नहीं चौगना हो जाए, या आधा ही रहे मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो ये सब खुराफात याद करनी पड़ेगी। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखें जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए उसके नाम को रोइए। अरे कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस प्रति स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें? अरे जो बात एक वाक्य में कही जा सकती हो, उसके लिए 4 पन्ने लिखने की क्या जरूरत है? मैं तो इसे हिमाकत कहता हूं। ये तो समय की बचत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे चाहे जैसे भी लिखिए। ये छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? अनर्थ तो ये है कि कहा जाता है कि संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक, संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, नहीं तो शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। बालक भी इतनी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी भी तमीज नहीं। उस पर दावा कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इसलिए जो कहता हूं उसे गिरा बांधिए, नहीं तो पछताइएगा। स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने ये उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएं। पर भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताजुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। पढ़ता भी था मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज का काम रोज पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वो फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन काटने लगा। फिर सालाना इम्तिहान हुआ। कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हो गया और भाई साहब फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की थी, पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद आश्चर्य हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया था, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 बजे से 9 बजे तक स्कूल जाने से पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी। मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वो रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आती ही हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता। लेकिन विधि की बात कौन टाले। मेरे और भाई साहब के बीच में सिर्फ एक दर्जे का अंतर रह गया था। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं तो मैं भी उनके बराबर आ जाऊं। फिर वो किस आधार पर मेरी फजीलत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वो मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे उस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य,
मगर ये शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास होता हूं और इतने अच्छे नंबरों से। अब भाई साहब कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद वो अब खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, और रहा भी तो बहुत कम। अब मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई, मैं पास तो हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वो भी बंद हुआ। मुझे पतंग उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था, और अब सारा समय पतंगबाजी की भेंट जाता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नजर बचाकर ही पतंग उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां, सब समस्याएं गुप्त रूप से हल की जाती थी। मैं भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में कम हो गया है। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं एक पतंग लूटने बेतहाशा दौड़ता जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतंग की ओर चला रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने आ रही हो। बालकों की पूरी सेना लगे और चारदार बांस लिए इसका स्वागत करने के लिए दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर ना थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे, जहां सब कुछ समतल है, न मोटर कारें, न ट्राम, न गाड़ियां। सहसा भाई साहब से मेरी भेंट हो गई। वो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वही मेरा हाथ पकड़ लिया और उन बाजारी लौंडों के साथ ठेले के पतंग के लिए दौड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका कुछ भी लिहाज नहीं कि तुम अब छोटी जमात में नहीं हो, बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक ही दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। एक जमाना था लोग 8वां दर्जा पास करके नायाब तहसीलदार हो जाया करते थे। मैं कितने ही ऐसे मेडलजियों को जानता हूं जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मैजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट है। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं, और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ पतंग के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी कमअक्ली पर दुख होता है। तुम सही हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वो सहन किस काम का जो हमारे आत्म गौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होगे कि मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूं और उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं, लेकिन ये तुम्हारी गलती है। तुमसे 5 साल बड़ा हूं और आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ, और प्रशिक्षकों का यही हाल रहा तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष आ जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुम में 5 साल का अंतर है। उसे तुम तो क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। और चाहे तुम MA, D.Litt और D.Phil ही क्यों ना कर जाओ, समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वो हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है, 8वें हेनरी ने कितने विवाह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, ये बातें शायद उन्हें ना मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है। देव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे तो हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ ना सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह अगर दादा हो तो वो किसी को तार ना दे, ना घबराएं और ना बदहवास हो। पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, इसमें ना सफल हुए तो डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है। अरे हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीने भर कैसे चलाएं। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 दिन में खर्च कर डालते हैं।
और फिर पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज तुम और हम खर्च कर रहे हैं उससे आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी के साथ निभाया है और कुटुंब का पालन किया है, जिसमें सब मिलाकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देख लो, एमए हैं कि नहीं, और यहां के नहीं ऑक्सफोर्ड के 1000 रुपया पाते हैं। लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहां बेकार हो गई। पहले खुद इंतजाम करते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथों में लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी ही आ गई हो। तो भाईजान, ये गरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह न चलने पाओगे। अगर तुम यूं ना मानोगे तो मैं इसका भी प्रयोग कर सकता हूं। मैं जानता हूं तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं। हर भी सुनी, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सच है और आपको उसे कहने का अधिकार है। मैं पतंग उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी लग जाता है, लेकिन करूं क्या? खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? ये कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ पतंग हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला रहा था। भाई साहब लंबे हैं ही, बस उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े, और मैं उनके पीछे पीछे दौड़ा चला जा रहा था। धन्यवाद।